हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर निकला है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो क्लास 10th के स्टूडेंट है जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे उनको लिए ये सैम्पल पेपर है, तो वो निकला है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया हुआ और ये कितना टाइम का होता है। यहाँ पर जो टाइम आपको मिलेगा 3 आवर मिलेगा, और जो मैक्सिमम मार्क रहेगा आपको कितना रहेगा, 80 मार्क का होता है तो 80 ही मार्क रहेगा। और आपका टाइम जो मिलेगा आपको 3 आवर टाइम मिलेगा। और जो जनरल इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे सेक्शन कितने रहेंगे, ABCD ई तक रहेंगे। और इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 37 क्वेश्चन रहेंगे। और सारे क्वेश्चन क्या आपको कंपलसरी करना रहेगा। और जो सेक्शन ए के हम बात करते हैं तो सेक्शन ए में MCQ क्वेश्चन रहेंगे जो 1 से 20 तक। वो कितने मार्क का कैरी करेंगे, तो 1 ही मार्क का, माने MCQ तो 1 मार्क का 20 क्वेश्चन। आपको 20 क्वेश्चन MCQ में आता है तो 20 क्वेश्चन तो आपका 20 मार्क श्योर हो जाता है। यहाँ पे हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी में 21 से 24 तक। यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और जितने मतलब 21 से 24 तक 4 क्वेश्चन, तो ये कितने मार्क के, 2 मार्क के हैं। और यहाँ पे कितने वर्ड आपको अलाउ है, तो 40 वर्ड आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 40 वर्ड में आंसर दे सकते हैं। और जो सेक्शन नंबर सी है 25 से 29 तक, यहाँ पे कितने मार्क आपको कैरी करेंगे, तो 3 मार्क। और यहाँ पे 60 वर्ड में लिख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सेक्शन डी जो 30 से आपको 33 माने 3 क्वेश्चन रहेंगे, वो 5 मार्क माने 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जो 5 सेक्शन में, सेक्शन नंबर डी में आपको रहेंगे। और वो कितने वर्ड में लिख रहे रहेंगे, 1 क्वेश्चन को 120 वर्ड तक, इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। सेक्शन ई की बात करते हैं तो यहाँ पे 34 से 36 क्वेश्चन, माने 34 से 36 माने 2 क्वेश्चन रहेंगे, इतना नंबरिंग है। तो यहाँ पे क्या आपको 4 मार्क के ईच क्वेश्चन रहेगा। और आप जो अंतिम लास्ट सेक्शन बचा सेक्शन नंबर एफ, यहाँ पे रहते हैं जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे जैसे 37 से में हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से आपका 2 मार्क आएगा। और ज्योग्राफी जो होता है इससे आपका 3 मार्क का माने 3 क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे की बात करते हैं कि लिखा गया है देयर इज नो overall choice the question, however an internal choice has been provided in few question, only one of the choice or such question have to be attempted। कहता है कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिया गया है, ये नहीं तो ये। इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शन आर गिवन विथ ईच सेक्शन एंड क्वेश्चन विथ इन आंसर। तो ये जो आपको रहेंगे यही सेम टू सेम आपको जो आप देंगे बोर्ड एग्जाम, वहाँ पे भी यही इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए रहेंगे। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये MCQ नंबर है। जो MCQ लिखा हुआ भी 1 से 20 तक क्या है, 20 मार्क का। तो व्हाट हैपन इन द कोलोनाइजेशन ऑफ एशिया, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सबसे पहले आप ये जानिए कि ये कौन सा चैप्टर है, तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का ये जो चैप्टर है उससे है क्वेश्चन ये। तो आप नहीं पढ़े तो इसका जो आंसर होता है ये C नंबर होता है। अब C नंबर किस प्रकार से, यहाँ पर क्या बोला गया, व्हाट हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन। जो कोलोनाइजेशन है इसमें क्या क्या हेल्प करता है, तो टेक्नोलॉजी हुआ, इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। आप ट्रांसपोर्ट में क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर आपको स्टार्ट किया गया। तो इसमें जैसे भी 4 ऑप्शन है तो इसमें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये आपको आध होना चाहिए। तो ये कौन सा, तो केसरी, आंसर बी है। अब यहाँ पे क्या है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये करना है कि ये फिगर किसने बनाए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर और राजा रवि वर्मा और सामंत दास गुप्ता, ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से कौन बनाए, तो ये फिगर में सारे फिगर को आपको याद नहीं करना, सिर्फ फिगर को देखना और फिगर के
नीचे में एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ रहता है, उसको आपको पढ़ना होता है कि किसने इस पेंट को बनाया और इस फिगर में किन चीज़ों को दर्शाया गया है या किन चीज़ों को बताया गया है। तो यहाँ का जो फिगर है ये राजा रवि वर्मा के द्वारा ये पेंटिंग किया गया है। अब यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनिकल ऑर्डर, यहाँ पे अरेंज करना है सारे को एक सीरीज में कि सबसे पहले कौन आएंगे, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस प्रकार से आपको अरेंज करना है 4 नंबर क्वेश्चन में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंट कल्चर क्रिएटेड एंड कंडीशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये कहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर से। मार्टिन लूथर राइट लीड टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेस्ड रिफॉर्मेशन, फिर थर्ड है 4। तो इसमें से आपको सबसे पहले क्या करेगा कि चारों ऑप्शन को पढ़े और जो सबसे आपको जो ऐसा लगे कि चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक से वो फर्स्ट नंबर में होगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि जोहन गोटर जो इन्वेस्ट प्रिंटर प्रेस जो सबसे पहले ये इन्वेंट हुआ, तो सबसे पहले जो 4 नंबर है तो ये दोनों तो सबसे फर्स्ट में ये होगा। तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करिए कि थर्ड है यहाँ पे, तो थर्ड वाला और सेकेंड वाला था ये तो होगा ही नहीं। अब हम देखते हैं कि कौन होगा यहाँ पे। तो अब हमारा बचा कि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, अब बचा सी और डी। अब सी और डी में हमको ये लगाना कि कौन सा होगा। तो अब हम पढ़ें कि जो हमारे ज़्यादा था मार्टिन लूथर राइट लीड टू बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेस्ड रिफॉर्मेशन, तो सेकेंड नंबर में ये होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं थर्ड, तो आंसर नंबर डी होगा। इस प्रकार से नहीं भी जानेगा तो आपको क्या करेगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, इनसे बताना है कि कौन सा क्रॉप है जिस पर ये सूटेबल इन्फॉर्मेशन आपको क्या करता है, लागू होता है। तो इट इज़ ए क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ फूड एंड फॉडर, कौन ऐसा क्रॉप है जिससे हम खाने के लिए भी और चारा के लिए भी यूज करते हैं। और उसमें है खरीफ क्रॉप होना चाहिए, उसका टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, और वो कौन सा सॉइल में ग्रो करता है, तो एलिबल सॉइल में, और यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट हैव कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव ऑफ दिस क्रॉप। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए। तो यहाँ पे शुगर केन को क्या आपका फूड एंड फॉडर के यूज में नहीं किया जाता सबसे पहला, और जो राइस होता है यहाँ पे बाटर होता है, तो यहाँ बाटर का किसी प्रकार मॉइस्चर का तो कहीं पे है ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो फूड और फॉडर के आप ऐसे भी पढ़ें चैप्टर, तो आपको मेज फूड एंड फॉडर माने आपको वो भैंस के चारा के लिए भी या गाय के चारा के लिए भी यूज किया जाता है आपका मेज, तो मेज उसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, अब इसके यहाँ पे है कि फॉरेस्ट के बारे में दिया गया है और उनमें से कौन करेक्ट नहीं है ये बताना, करेक्ट नहीं बताना। जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, तो रिजर्व मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट, जो रिजर्व है तो फॉरेस्ट का आधा मतलब बहुत सारी जगह, तो वो इसी को हम रिजर्व, तो ये तो सही है। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट, माने 1/3 है उसे क्या बोले गए हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोले गए हैं। अब बोले हैं यहाँ पे क्या है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, जो गवर्नमेंट के अंडर और प्राइवेट इंडिविजुअल के अंडर रहता है उसी को अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, सही हैं, ये सारे ऑप्शन क्या हैं आपके सही हैं। लेकिन आपका जो डी नंबर है परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व एंड अनक्लास फॉर प्रोडक्शन एंड टिम्बर, तो ये आपका क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो यही क्या होगा आपका सही ऑप्शन है, इसमें माना जाएगा। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग है, यहाँ पे रिसोर्स है और एग्जाम्पल है। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्स मैंने जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम उसको फिर से यूज नहीं कर सकते, तो आप मिलाइए। जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स तो मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। नेशनल रिसोर्स में रोड, कैनल, रेलवे। इंटरनेशनल रिसोर्स में ओशियन, ओसेनिक रिसोर्स आप पढ़ें वो। और जो रिन्यूएबल है ये फॉरेस्ट और बिल्ड लाइफ, ये रिन्यूएबल है, इसको रिन्यू नहीं कर सकते फॉरेस्ट को। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे आपका ए, फर्स्ट का ए होगा, बी का आपका फोर्थ होगा, मतलब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है मिनरल एयर फॉसिल फ्यूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम जान लेते, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड आइडेंटिटी द इनकरेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से हमको इनकरेक्ट फाइंड करना है, करेक्ट नहीं। कौन सा चैप्टर से है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग से ये क्वेश्चन आया है। और यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, इनकरेक्ट फाइंड करना। अब हम देखते हैं इक्वल मेंबर ऑफ
फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होते थे, फ्रेंच के और डच के दोनों कम्युनिटी के इक्वल मेंबर होते थे। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी, तो ये भी सही है आपके। द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होता था वो एक ही कम्युनिटी के, और एजुकेशन मतलब वो अपने रिलीजन जो कम्युनिटी है उनके बिहाफ पे क्या कोई भी लॉ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट बोला तो सी नंबर, द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नहीं था, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द लेजिस्लेशन सेंट्रल एंड स्टेट इन द इंडिया, मैंने कौन सा ऐसा लिस्ट है, मैंने कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे स्टेट और सेंटर दोनों क्या बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, तो वो एजुकेशन है। एजुकेशन में आपका दोनों लॉ बना सकते हैं। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग फॉर फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या था, जेंडर मूवमेंट में बोल सकते हैं। द ग्रुप विच फेवर गिविंग मोर टू वोमेन, नो रूरल एंड अर्बन, वोमेन के ज़्यादा पावर के लिए, ऐसा कोई भी बात नहीं है। कहता इट इज़ द प्रैक्टिस फॉर प्लेसिंग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन पॉइंट फॉर न डिसीजन मेकिंग, कहता ऐसा कि मेल या फीमेल पे वहाँ पे किसी प्रकार से प्रैक्टिस, तो ये भी नहीं है। अब हम बात करते हैं द मूवमेंट डैट बिलीव इन द गिविंग एक्सेसिव राइट फ्रॉम फीमेल अर्बन, नो ऐसा नहीं कि अर्बन एरिया में फीमेल को ज़्यादा मूवमेंट करा उसका सपोर्ट, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। कहता है रेडिकल वुमेन मूवमेंट एटम इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, कहता है यहाँ पे जेंडर का बात था कि फीमेल का, यहाँ पर क्या उसको इक्वालिटी और क्या इक्वालिटी देने की बात का मूवमेंट चलता था, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, इनमें से कौन करेक्ट मैच है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, तो भारतीय जनता पार्टी को हम क्या बोलते हैं, एनडीए बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी को यूपीए बोलते हैं, यहाँ तो लेफ्ट फ्रंट ये भी गलत है, कम्युनिटी कहता कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया रीजनल पार्टी नो, तो यहाँ पे सबसे आंसर जो होगा ए नंबर भारतीय जनता पार्टी मैंने बीजेपी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, तो असर्शन रीजन का, तो इसमें से करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप असर्शन को पढ़िए, उसके बाद रीजन को पढ़िए। तो डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ऐसे डेमोक्रेसी होता है जो जवाबदेह होता है, रिस्पॉन्सिव होता है और उससे जवाब पूछा भी जाता है, तो ये नंबर सही है। तो आप ऑप्शन देखिए कि ए इज फॉल्स, तो ए इज फॉल्स मैंने डी नंबर तो कट गया। अब है बोथ, अब तो यहाँ पे सारा ऑप्शन अब हम पढ़ते हैं। आर डेमोक्रेसी हैव रेगुलर फ्री एंड फ्री इलेक्शन डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द नॉर्म एंड प्रोसीजर, इस डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो क्या कर रहा है डेमोक्रेसी अकाउंटेबल लेजिटिमेट होता है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा है जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, डिसीजन मेकिंग जो होते हैं बेस्ड ऑन द नॉर्मल एंड प्रोसीजर, तो यहाँ पर क्या होगा ए एंड आर ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किनका, ए का। Which of the following region has protected and forested by श्रीलंका in their constitution, कहता है जो श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशन था वो किन को सपोर्ट करता था, मतलब तो बुद्धिज्म को। ये सब वन लाइनर है, इसे यहाँ पे उड़ाया जाएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ये तो 5 मिनट में ही किया जाएगा, लेकिन हम आपको सारे डिटेल बता के तो ये लंबा थोड़ा वीडियो होगा। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रेन ऑफ विच स्टेट हैज अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ऐसे भी जाना जाता है कि केरला है जहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा लिटरेट पर्सन है। अब यहाँ पर हम वहाँ तो नहीं देखेंगे वो डाटा, यहाँ पे हम जो डेटे देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया हुआ डाटा नेट अटेंडेंस रेशियो 83% सबसे ज़्यादा है, लिटरेसी रेट हम देखते हैं तो 92, तो आंसर कौन सा होगा आपका केरला, डी नंबर। ये सब सोर्स से क्वेश्चन है, मतलब जो आपका बुक में रहता है ना सोर्स इसी प्रकार से वहाँ से क्वेश्चन, तो उसको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीड द फॉलोइंग डाटा एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हमको पूछा क्या गया इस पर ध्यान देंगे कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल आर नॉट अटेंडिंग स्कूल, तो हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल जो होते हैं वो 100% होते हैं,
लेकिन अब ये बताएं नॉट अटेंडिंग पूछा, तो अब हमको ये जानना है कि अटेंडिंग कितना करते हैं, स्कूल में कितना लोग जाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रेन एज 10 to 14 अटेम्प्टिंग अ स्कूल, तो वो कितना परसेंट है, 82% फीमेल है। यहाँ गर्ल ही पूछा है, तो इसमें घटाएंगे 100% में 82% घटाएंगे, कितना बचेगा 18%, तो डी नंबर आंसर। अब हम फाइंड ऑड ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से हमको ऑड फाइंड करना, तो ऑड कौन है, तो हम जैसे टूरिस्ट, गाइड, बार्बर, टेलर एंड पोर्टर है, टीचर, डॉक्टर एंड वेजिटेबल एंड लायर, इंडियन रेलवे और यहाँ पोस्टमैन कवर, तो ये सारे सही हैं। लेकिन ऑड इसमें क्या है आपके, इंडियन रेलवे कहाँ आ गया, यहाँ पोस्टमैन के बाद टीचर का बाद यहाँ टूरिस्ट का बात हो रहा, लेकिन यहाँ पे आ गए क्या आपके, तो ये आपका आंसर गलत है, ऑड है डी नंबर। तो यहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग है न फिल इन द ब्लैंक्स है, तो प्राइमरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर जो नेचर ऑफ क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में बताता है, लेकिन आपको ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होते हैं वो किनको होते हैं, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी, जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी होते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, तो आंसर नंबर ए होगा। अब हम पढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है, और ये सारे क्वेश्चन को क्या मतलब ये जो लिखे हुए इसको पढ़ के, रोहन हैज टेक अ लोन 5 लाख फ्रॉम अ बैंक, जो रोहन है वो 5 लाख कहाँ से लेता है लोन, बैंक से, और वो 12% इंटरेस्ट पे, जहाँ बैंक पे लोन लेंगे तो वो इंटरेस्ट लेंगे, तो वो 12% क्या ले रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे। ही हैज टू सबमिट पेपर ऑफ न्यू हाउस एंड सैलरी रिकॉर्डेड टू द बैंक, कहता दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस, मैंने जो ये जो सबमिट जो किए ना अपने सैलरी अकाउंट बैंक में सबमिट किए पेपर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कोलेटरल बोलते हैं, तो आंसर नंबर बी होगा। यहाँ पे क्या होता है कि सेक्टर में इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर पढ़ना पड़ता है, उसमें से ये बताया जाता है कि आपको कहाँ से लोन लेना अच्छा है, तो वो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर से है। जो 90 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी अलाउ फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑन म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन द कंट्री, जो म्यूचुअल तो होता है वर्ल्ड WTO मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं यही एक दूसरे कंट्री से बोलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा MCQ आपका, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन, मैंने ग्लोबलाइजेशन का कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू है, और ग्लोबलाइजेशन का क्या फ्लोइंग कर रहा था, रिमूवल ऑफ बैरियर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये तो सही है। फॉरेन कंपनी आर अलाउड टू सेटअप फैक्ट्री, ये भी सही है कि दूसरे जो कंपनी होते हैं उसे सेटअप करने के लिए, लेकिन ये सही है, लेकिन क्या ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन दे रहे हैं, तो ये नहीं, तो सेकेंड नंबर आपको नहीं होंगे। हैज इनेबल टू कंपनी इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, कहता ये भी इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज करेगा ही। और जो आपके हैज लिंक्ड फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन देख के क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन तो सही नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड भी सही है, ये तो है ही नहीं, लेस देन फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे ये भी सही है, ये भी, लेकिन जो आपका डिफिनेशन कौन कौन दे रहा है, तो डिफिनेशन आपका रिमूवल ऑफ बैरियर ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉरेन कंपनी आर अलाउड टू सेटअप, जैसे ग्लोबलाइजेशन में ये होता है कि एक जो कंपनी है वो एक देश नहीं दूसरे देश में भी हो, तो फर्स्ट और सेकेंड भी आपको क्या दे रहे हैं, आपको क्या उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब हम सेक्शन बी के बात करते हैं जहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे देखने को मिलेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 4 नंबर 8, मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 8 नंबर होगा। तो अब हम बात यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन का करते हैं, तो चलिए, एनालाइज एनी 2 फैक्टर दैट वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग 1929, का तो जो ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में 1929 में, यहाँ पर से क्या आपको फैक्टर देखने को मिले, वो 2 ही फैक्टर को आपको बताना। यहाँ पे इतना 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्ट रिमेन अ प्रॉब्लम एंड इट वाज मेड बट फॉर फेलियर price similar and agriculture income declined, farmer tried to expand production and
ब्रिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट बट इज पुश डाउन प्राइस। तो इसमें से इतना नहीं लिखने की ज़रूरत है, इसमें से आप जो मेन पॉइंट है उसे लिख सकते, सबसे फर्स्ट नंबर ऑप्शन लिख सकते हैं और थर्ड लिख सकते हैं। इन मिड 20 मेनी कंट्री फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द लोन ऑफ यूएसए इन स्टेबली राइड लोन। कहता है यूएस क्या कर रहा था, सारे देश को लोन ले रहा था, लेकिन जब देखा कि महंगाई बढ़ रहा है तो उसका अपना ही देश कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो क्या किया कि दूसरे देश को लोन देने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। अब जो 22 नंबर क्वेश्चन, मेंशन द प्रोविजन दैट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। आप ये बताएं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री कैसे है। तो सेकुलर कंट्री तो है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया स्टेट। जो इंडिया एक स्टेट है, माने इंडिया स्टेट बोला जाता है लेकिन है नहीं, मतलब इंडिया जैसे ये बोला जाता है यहाँ पर, तो इंडिया कंट्री में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। आवर कंट्री डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेट एनी रिलीजन। इंडिया में किसी भी रिलीजन को ऐसा नहीं कि उसे स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, किसी को भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्रीडम प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। आप किसी को भी किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे मना नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेट एनी ग्राउंड ऑफ रिलीजन। किसी भी आप रिलीजन को उसे क्या कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, जितना लिख सकते हैं काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि टाइम वहाँ पे बचाना भी रहता है। यहाँ पे दिया हुआ तो आपका ये जो पूरा पीपीटी है ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जो सीबीएसई से दिया गया उसे भी टेलीग्राम चैनल और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ से क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लें। अब 23 नंबर क्वेश्चन, क्या सजेस्ट एनी 2 वे टू कंजर्व एनर्जी सोर्स इन इंडिया। कहता हम एनर्जी जो रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्स है, इसको हम किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं। तो देखिए आप एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल आप जो जाते हैं अपने पापा के बाइक से, तो आप बाइक से नहीं जाके आप कर सकते हैं एनर्जी। आप फैन चल रहा है तो उसे क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। पावर सेविंग डिवाइस, जो पावर सेविंग डिवाइस को अपने घर में लगाएं। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे सूरज प्लेट लगाएं, ज़्यादा आप मोटर वोटर चालू ना करें, तो इससे क्या होगा, आपका एनर्जी बचेगा। अब यहाँ पे सजेस्ट एनी 2 वे टू इम्प्रूव द यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी। आप ऐसा कुछ बताएं कि हम जिससे, मैंने 2 ही कारण बताना कि हम उससे सोलर एनर्जी को क्या करें, यूज करें। तो सबसे पहले क्या करता है, जो सोलर कॉस्ट ऑफ पैनल, यूज एफिशिएंट सोलर पैनल, राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ। सबसे पहले ये कि आपको जो रिन्यूएबल रिसोर्स का इम्पोर्टेंस सारे लोगों को बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पर से क्या होगा कि आप हर घर में सोलर प्लेट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो उधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है उसे आप क्या बचा सकते हैं। जिससे वहाँ पे यहाँ पे अगले में क्या लिखा हुआ था, ये और का क्वेश्चन है, मैंने 23 का ही क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था कि आप जैसे स्विच ऑफ करके आप बचा सकते हैं। तो सोलर एनर्जी घर घर लगेगा, तो इससे क्या होगा कि ये एक अच्छा भी है। अब यहाँ इन भाट में गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। कौन कौन सा ऐसा कहता है, इन भाट वे गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, माने इंक्रीज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में रोजगार को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैसे, वहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट जो डाम बनता है कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, लेबर बहुत सारे काम, तो वहाँ पे काम मिलेगा। बाय इंट्रोड्यूसिंग टर्सरी फैसिलिटी इन एरिया, और वो सब एरिया में क्या मतलब रूरल एरिया में टर्सरी सेक्टर को इंक्रीज किया जाए। टू आइडेंटिफाई प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्री एंड सर्विस इन सेमी रूरल एरिया, इट इज पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्री that process vegetable and agriculture produce like potato and sweet potato by promoting tourism, regional craft industry और न्यू सर्विस लाइक आईटी। और वहाँ पे क्या होगा कि रूरल सेक्टर में जैसे कि आप कोई इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे तो वहाँ से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा कि वहाँ पे जो फसल उसल उपजाया जाता है उसके लिए गोडाउन जो होता है उसको आपको रखेगा, तो क्या होगा कि वहाँ से जो शहर तक लाते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा। तो इससे भी क्या होगा, बहुत अच्छे आपको देखने को लिए मिलेंगे। अब हम सेक्शन नंबर सी के बात करते हैं। तो हाउ वाज सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ नेशनलिज्म इन इंडिया से आया, फर्स्ट ही टॉपिक से आया। तो यहाँ पे तो क्या हुआ ये एक्सप्लेन करना है आपको, तो हम एक्सप्लेन आपको बताते हैं। यहाँ पर तो आंसर दिया हुआ है।
तो यहाँ पे द वर्ल्ड वार क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो। जब वर्ल्ड वार हुआ तो वहाँ पे पॉलिटिकल भी बदल गया और इकोनॉमिकल कंडीशन भी बदल गया। The it led to an increase in defense expenditure, which was financed by war loan and increasing tax, custom, duty were rise and income tax introduced। यहाँ पे क्या हुआ कि सारे चीज़ों को जैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको, और वहाँ पे जो लोन हुआ, जो भी खाने पीने का सामान, वहाँ पे टैक्स भी क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। और ये आप जान लीजिए कि 7 साल में नहीं, थ्रो अ बार ईयर प्राइस इंक्रीज। और यहाँ पे जो 1930 से 1980 तक वहाँ डबल प्राइस जो हुआ, डबल हो गया हर चीज़ का, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डनेस फॉर कॉमन पीपल, और कॉमन पीपल उससे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। विलेज वेयर कॉल्ड अप टू सप्लाई सोल्जर एंड फोरकास्ट रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया काउड बाय द स्प्रिट एंगर। और वहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे गांव से सोल्जर को भी सप्लाई किया जाता था कि वहाँ से ज़बरदस्ती लोगों को रिक्रूट करके उठा के ले जाया जाता था। और वहाँ पे क्या हुआ, इंडिया में क्रॉप भी क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो उससे क्या होगा, एक्यूट शॉर्टेज हो गया आपका फूड का। और बहुत सारे और भी एक कारण हुआ कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया था, उससे मिलियन ऑफ पीपल क्या हो गया, क्रस्ट हो गए। मतलब उस फेमनाइन के चलते और एपिडेमिक के चलते उनको बहुत लोगों को, मिलियन ऑफ लोगों को जान अपना गंवाना पड़ा, मतलब वो छोड़ के चले गए। हाउ डिड द इंडियन मार्चेंट एंड इंडस्ट्री रिलेट देमसेल्फ टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहा था किस प्रकार से मार्चेंट और इंडस्ट्री जो थे आपको, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। तो Indian merchant and industry were taken on expanding their business and recent against colonial policy that restrict business activity। यहाँ पे कहा बताया गया कि जो इंडिया के बिजनेसमैन थे वो ये चाहते थे कि जो वहाँ से गुड्स आते हैं उसको आना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब वहाँ से गुड नहीं आएंगे, उनका गुड क्या था, वेल फर्निश्ड गुड होता था, तो यहाँ उनका गुड ज़्यादा बिकेगा। तो यहाँ पे ये सब क्या सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट इसलिए भी किए कि जो कानून बना हुआ है वो कानून क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म इंडियन इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920 फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर कॉमर्स। और बहुत सारे फेडरेशन बनाए गए जैसे FCI इन 2027 में। और जो इंडिया का प्रोमिनेंट बिजनेसमैन बोल सकते हैं पुरुषोत्तम दास ठाकुर और JD बिरला थे। इंडस्ट्री अटैक कॉलोनियल कंट्रोल इंडिया इकोनॉमिक एंड सपोर्टेड बाय सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। कि कोई भी मूवमेंट चलाने के लिए क्या होता है, वहाँ फाइनेंशियल माने पैसा की ज़रूरत होता। तो पैसा कौन दे सकते हैं, जिनके पास पैसा हो। तो बिजनेसमैन क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, और वो अपने फ़ायदे के लिए सपोर्ट करते थे। क्योंकि जब यहाँ पे ब्रिटिश सर चले जाएंगे तो अच्छे अच्छे रूल आएंगे, अच्छे क्या आएंगे, रूल आएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। दे हैव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज बाई सेल इम्पोर्टेंट गुड। जो गुड आते थे उसे नहीं आने देते, क्योंकि वहाँ पे बैरियर चार्ज बहुत ज़्यादा कर देते, तो उससे नहीं आता। द मोस्ट बिजनेसमैन वांटेड टू फ्लोरिश ट्रेड विदाउट कंसिस्टेंट। तो अब हम बढ़ते हैं 26 नंबर है क्वेश्चन। एग्जामिंग द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। मैंने किस प्रकार से जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवे का इंडिया में उसको बताया गया है कि किस प्रकार से है। तो फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इन फॉलोइंग वे। जैसे कि नॉर्थर्न प्लेन की बात करें तो नॉर्थर्न प्लेन में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ का डेंसिटी है बहुत ज़्यादा, रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्स, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी को भी परफॉर्म किया जाता है। फेवर डेवलपमेंट रेलवे दिज प्लेन हाउएवर लार्ज नंबर ऑफ रिवर रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड ऑस्टक। जैसे रेलवे को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसके चढ़ने के लिए भी तो आदमी होना चाहिए। उसी प्रकार से कि नॉर्थर्न प्लेन में इधर क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को भी परफॉर्म किया जाता है, और यहाँ पे बनाने में भी क्या है, बहुत इजी है, इसलिए यहाँ पे रेलवे बनाए गए हैं। और पेनिसुलर रीजन की बात करें, हिमालय रीजन की बात करें तो यहाँ पे हिली, सबसे पहले कि हिली ट्रेन है। द रेलवे ट्रैक आर लेट थ्रो द हिल गैप ऑफ टनल सो वेरी डिफिकल्ट टू रेलवे लाइन। पेनिसुलर इंडिया और हिमालय में क्या है, यहाँ तो सबसे पहले आसपास पॉपुलेशन भी बहुत कम है, और क्या है कि यहाँ पर से जो रेलवे बनाए जाते हैं तो उसके लिए क्या आपको ज़रूरत है, इसके लिए आपको ज़रूरत है जैसे
माउंटेन से पास करना, तो उसको टनल बनाने पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। द माउंटेन रिज आर टू नॉट फेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर रेलवे लाइन ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम है और यहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत कम है। अब हम डिजर्ट की बात करते हैं, जैसे राजस्थान ऑन द सैंडी प्लेन वेस्टर्न राजस्थान टू इज वेरी डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन विच हैज इनहेडेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। तो ये सब है कि वहाँ पे भी डिफ़िकल्ट है। अब हम बात करते हैं स्वाम्पी एरिया, जैसे गुजरात में, फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, दीज आर ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। ये सब जो एरिया जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर अच्छे तरीके से उतने डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे रेलवे नहीं बनाया जा सकता। अब है थोड़ा बहुत है, कहता द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ सह्याद्री कुड नॉट क्रॉस एनी थ्रो गैप पासेस ऑल थ्रो Konkan railway along the west coast they had developed, but it has also faced a number of problems such sinking track of some stretch of landslide. अब 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, इन भाट बे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन माने एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन माने एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनी, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। कहता है एग्जाम्पल के साथ आपको बताना कि एमएनसी जो है ये किस प्रकार से दूसरों से बेटर है। तो एमएनसी में क्या होता है, डोमेस्टिक कंपनी ट्रेन टू रिस्ट्रिक्ट देयर और ऑपरेशन टू द अदर कंट्री वाइल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री। ये जो डोमेस्टिक कंपनी होता है, मैंने इंडिया का कंपनी और जो डोमेस्टिक कंपनी कोई स्टेट का कंपनी स्टेट में ही काम कर लेता है, लेकिन जो आपका मल्टीनेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी एक देश में नहीं, वो बहुत सारे देश में फैले हैं। जैसे कि इन फोसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सैमसंग है, कोको कोला, इस सब का ब्रांच अलग अलग में रहेगा, ऑफिस कहीं रहेगा, प्रोडक्शन कहीं करवा रहे हैं और सप्लाई अलग अलग में करवा रहे हैं। उससे क्या होता है कि इनका जो कॉस्ट का होता है ये बहुत कम लगता है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। कंपनी इन्फोसिस एक्सपेंड ग्लोबल फॉर मेनी रीजन मोस्ट टू ऑब्टेन न्यू मार्केट cheaper resource and reducing in operational cost, all of which significant affect financial management. These benefit also increase the risk faced by multinational corporation. Multinational फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन 6 एसेंशियल वे। कहता मल्टीनेशनल कंपनी, तो एक ही मल्टीनेशनल कंपनी ने जिसी भी मोबाइल ही, तो मोबाइल का ही बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या होगा कि आपको जब कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए आपको क्या होगा कि आपको उसका प्राइस भी बहुत कम रखना होगा, प्रोडक्ट का जो आपका बोल सकते हैं उसका वैल्यू उसका भी ज़्यादा होना चाहिए, फीचर ज़्यादा होना चाहिए। मोबाइल की बात करें तो उसमें फीचर ज़्यादा होना चाहिए, तब आपको खरीदेंगे। उसी प्रकार से कि एमएनसी बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे एमएनसी कंपनी है, तो सब क्या करते हैं एक से दूसरे देश में, तो उनका जो होता है चीपर रेट होता है, मार्केट न्यू बनाते हैं अलग अलग कॉस्ट से, माने किसी का कम दाम, जो कम दाम रहेगा चीपर रेट रखेंगे उसी को ज़्यादा बिकेगा। अब हमको यहाँ बताना डिफरेंट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसका जो आंसर देने के लिए इसको टेबल फॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि टेबल फॉर्म में इससे होता आप दीजिएगा, यहाँ पे नहीं आया सीबीएसई की तरफ से। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होता है, लेजिटिमेट होता है, अकाउंटेबल होता है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे होता है, सिलेक्टेड फॉर्म एंड टू ऑन डिस्क्रिप्शन, वो अपने मन से करेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आपको किसी भी प्रकार से भेदभाव किए हुए आपका सारे फ्रीडम को इंजॉय कर सकते हैं। आपका कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसे क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों को क्या किया है, कॉमन फिनोमेना ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो माइनॉरिटी है मेजोरिटी, उनको ये नहीं कि सेपरेट कर दिया गया, सारे के लिए इक्वल रहा है, सारे अपने चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं और अपने डिग्निटी को भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर, टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ सूटेबल आर्गूमेंट। आप ये बताइए कि जो टर्सरी सेक्टर है ये दोनों सेक्टर से, मैंने प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से किस प्रकार से अलग है, और एग्जाम्पल भी आप दे के ये क्या करिए बताइए। तो टर्सरी सेक्टर है, तो टर्सरी सेक्टर इज ए बेसिक सर्विस सेक्टर वेयरएज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डैट
प्रोड्यूस गुड। जो प्राइमरी सेक्टर होता है यहाँ पे एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन टर्सरी सेक्टर में दोनों को मिला के, मैंने प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को मिला के यहाँ पे क्या होता है सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। टर्सरी सेक्टर सपोर्ट द हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो टर्सरी सेक्टर है ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं। टर्सरी एक्टिविटी आर असिस्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। जो टर्सरी है यहाँ पे क्या है ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है। टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट बैंकिंग कम्युनिकेशन। जो टर्सरी सेक्टर है यहाँ पे क्या आपको प्रोवाइड किया जाता है ट्रांसपोर्ट बैंकिंग कम्युनिकेशन इसी प्रकार से बहुत सारे चीज़। इट जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अदर सेक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट आपको मिलेंगे तो वो आपको टर्सरी सेक्टर में ही मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर डी, जहाँ पे हर क्वेश्चन 4 नंबर का है। 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 4 × 25 = 20 आपको देखने को लिए मिलेंगे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड मतलब हाईलाइट द वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमोंग द फ्रेंच पीपल। जो फ्रेंच पीपल है यहाँ पे किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्रिएट किया गया कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रॉम द फ्रेंच पीपल के द्वारा, तो ये बताना है। द आइडिया ऑफ पार्टी माने फोर लैंड जिसे बोलते हैं, ला पार्टी को क्या बोलते हैं फादरलैंड बोलते हैं, सिटियन के क्या बोलते हैं सिटीजन बोलते हैं, एम्फेसिस ऑफ द नेशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। यहाँ पे जैसे कि आपको इस सब क्वेश्चन में ध्यान रखने की ज़रूरत होता है कि कहाँ पे हम कितना चीज़ लिखें। जैसे कि यहाँ 5 नंबर का एक क्वेश्चन या 4 नंबर का है, तो यहाँ पे हमको 4 या 5 पॉइंट में इतना क्या लिखने की ज़रूरत है। तो आप ये देखिए कि जो सबसे सुंदर पॉइंट है और सबसे अच्छा पॉइंट है आप उसे लिखें। जैसे फर्स्ट को लिख सकते हैं आप। सेकेंड में अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्री कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल। जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड का होता था उसको रिप्लेस करके 3 कलर का क्या ला दिया गया आपको फ्लैग वहाँ पे लाया गया। जो थर्ड में द स्टेट जनरल हैज इलेक्टेड बाय द बॉडी एक्टिव सिटीजन एंड नेम नेशनल असेंबली। जो वहाँ पे स्टेट जनरल थे उनको क्या गया अब सिटीजन के द्वारा चूज किया जाता था। अ न्यू हेम्स यहाँ पे कंपोज ऑफ ओथ टेकन द मार्टिन इन कमांडर, ओथ टेकन किए गए मार्शल कमांडेड किए गए। इसी प्रकार से क्या है आपके सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पे क्या हाईलाइट द रोल ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क इन मेकिंग ऑफ जर्मनी। मैंने मेकिंग ऑफ जर्मनी मैंने जर्मनी को बनाने के लिए क्या रोल प्ले किए ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, तो उनके बारे में लिखना है। तो उनके बारे में लिखने के लिए देखिए आपको यहाँ सबसे पहले कलर चूज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में लिखा गया प्रूसिया टुक इन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। जो नेशनल मैंने जर्मनी का यूनिफिकेशन करने में सबसे ज़्यादा इन्हीं का योगदान था, तो इनको क्या लीडरशिप माना गया मूवमेंट का। इट चीफ मिनिस्टर ऑटमन वॉन बिस्मार्क बाय द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरी आउट विथ द हेल्प ऑफ प्रूसिया आर्मी ऑफ ब्यूरोक्रेसी देयर 3 बार ओवर 7 ईयर। मैंने 7 ईयर में 3 बार हुआ। बताइए कि 7 साल में 3 बार लड़ाई हुआ, वो बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। विथ ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क एंड फ्रांस इंडेड इन प्रूसिया विक्टोरी कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। जो जनवरी 1871 में यहाँ प्रूसिया का किंग थे विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम द जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल। In January 1871, Assembly comprised the price of German state representative of army, important Prussian minister, including the chief minister Otto von Bismarck, rather in hall of mirror in the place of Versailles process. The German emperor headed by Kaiser William फर्स्ट। कैसर विलियम फर्स्ट क्या कर रहे थे हेड कर रहे थे जर्मनी एम्पेरर को। तो यही सारे चीज़ों क्या है आपको इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम पढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का था एग्जामिन द रीजन फॉर द लोकेशन फॉर द मोस्ट जूट मिल इन वेस्ट बंगाल। मैंने वेस्ट बंगाल को जूट मिल के लिए कौन कौन सा ऐसे रीजन है और क्या लोकेशन है कि वहीं पे ज़्यादा सेटअप है। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या है जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है। इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है इसमें क्या सबसे कम पैसा में लगता है। जैसे कि हवाई से हो गया, तो हवाई से कोई सवाल मैंने एयरपोर्ट बोल सकते एयर से
लैंड से माने ट्रेन से, तो सब में ज़्यादा लगता है ट्रांसपोर्ट, लेकिन बाटर है तो बाटर से बहुत ज़्यादा कम लगता है। एबुडेंट बाटर है, वहाँ पे बाटर का भी जूट में बाटर का यूज होगा, तो वहाँ पे बाटर भी है। चीप लेबर वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग जैसे बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, ये सारे जो लगे हुए स्टेट हैं वेस्ट बंगाल से, तो यहाँ पर से क्या सारे के लेबर मिल जाता है और वो बहुत कम दामों पर लग जाता है। इसलिए वेस्ट बंगाल जूट मिल के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल स्टेट है। कोलकाता इज द लार्ज अर्बन सेंटर, प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस फॉर पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टिंग जूट फॉर गुड, एक्सपोर्ट फॉर जूट गुड, जो जूट गुड है इसे एक्सपोर्ट करने के लिए, और बैंकिंग उनकी कोलकाता में, जो अर्बन सेंटर कोलकाता को माना जाता है, तो यहाँ पे सारे चीज़ों फैसिलिटी भी है, इसीलिए वेस्ट बंगाल को सबसे फेवर माना जाता है। इसीलिए क्या है यहाँ पे हैं, तो यही सारे चीज़ों को लिखना हुआ रहता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जामिन द मल्टी प्रोग्रेन एस्पेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माने आईटी और इनको बारे में डिफरेंस क्या हो, तो ये तो आप आराम से लिख देंगे। अब यहाँ पर बताया गया कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, माने पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल होता है। तो पार्टी, सबसे पहले हम पार्टी के जानते हैं, तो पार्टी क्या करते हैं, अपने इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। अदर पार्टी डिफरेंट पॉलिसी प्रोग्राम एंड वोटर चूज फ्रॉम देम, कहता है जैसे पार्टी में अलग अलग पार्टी खड़े हुए, जैसे बीजेपी कांग्रेस, तो बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते। अब तो जो एक ही पार्टी जीतेंगे, लेकिन एक पार्टी का और मेजोरिटी ज़्यादा रहेगा, तो वो होते हैं जो आपको अपोजिशन पार्टी होते हैं। तो अपोजिशन पार्टी को ये काम करना होता है कि वो ध्यान दे कि कोई रूल या रेगुलेशन ऐसा ना बनाए। तो अब हम जानते, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ पार्टी फॉर्म, जो पार्टी फॉर्म के वो गवर्नमेंट के क्या करेंगे, राउंड के जिनको पार्टी बना वो क्या बनाएंगे आपका देश के लिए या कंट्री के लिए, वो क्या बनाएंगे, ला बनाएंगे। लेकिन दोज पार्टी इन लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टी इन पावर बाई वॉइसिंग डिफरेंट व्यू एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट फेल्यूर और रॉन्ग पॉलिसी। जो गवर्नमेंट बना वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं बना उसके लिए भी, जिनका ज़्यादा मेजोरिटी है, वो अपोजिशन के काम करेंगे। और अपोजिशन के काम में ये करेंगे कि जो गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो कुछ ऐसा ला बनाते हैं जो लोगों को हित में ना हो, तो उसमें क्या ये आवाज़ उठाएंगे, सीधी सी बात है। पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, और वो जो अपोजिशन पार्टी है वो लोगों की तरफ से बोलेगा। पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। और क्या गवर्नमेंट क्या होंगे, अलग अलग स्कीम लाएंगे कि उससे क्या होगा, लोगों का क्या होगा, भला होगा। अब एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG रूरल सोसाइटी में जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये इतना तो लिखा हुआ है, तो हम आपको इसको शॉर्ट्स में ही बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि 20 से 25, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 तक मेंबर होते हैं, और इसमें जो होते हैं इनकम जो होते हैं उनमें से 25 या 30 रुपया 100, 25 से 100 के बीच में क्या होते हैं, यहाँ पे क्या आपको पेड करना है प्रति वीक, प्रति माह, ये होता है लोकल एरिया। और यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो सारे लोग जुड़े हुए उनको लोन दिया जाएगा, और ये जब ज़्यादा लोन हो जाएगा, मतलब सारे को ये अच्छे से वर्क करते रहेगा, तो यहाँ पर से क्या होगा, जब अच्छे से वर्क करते रहेंगे तो इनको जो आपके बैंक होते हैं तो बैंक भी लोन दे सकते हैं। और ये भी करता है, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप डिसाइड रिगार्ड द लोन टू ग्रांट द प्रोसेस अमाउंट इंटरेस्ट टू बी चार्ज शेड्यूल एल्सो द ग्रुप विच प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट एनी केस नन रिपेमेंट लोन एनी अदर इज फॉलोड बाई सीरियस एंड अदर। और यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे सोशल मैटर है कि किन्हीं का पति ने किसी को पत्नी को अपना पत्नी को पीट दिया, तो वहाँ पे ये सब का भी डिसीजन होता है कि चिंटू के मम्मी को मारे तो वहाँ पे महिलाएं तो वो सब भी चले। तो ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पे ये सारे चीज़ों को ये अच्छे से फंक्शन करने लगता है। इसमें लिखना क्या है, 25 से 20 मेंबर होते हैं, ये जो अपना आय होते हैं मैंने जो कमाते हैं उससे थोड़ा पैसा यहाँ पे जमा करते हैं। जब ये रेगुलर वर्क करने लगता है तो एलिजिबल हो जाता है बैंक से लोन लेने के लिए, और इनको बैंक लोन दे देता है बिना कोलेट्रल के, किसी भी प्रकार का कोलेट्रल का ज़रूरत नहीं होता है। यही सारे चीज़ों लिखना रहता है। अब हमको है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द इंडियन इकोनॉमी। माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से निगरानी रखता है सारे बैंकों पर इंडियन इकोनॉमी, माने पैसा के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सिर्फ पैसा के बारे में बात करता है, और क्या चीज़ के बारे में बात करेगा।
कहता इट सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। ये सबसे पहले फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन पर, और ये आप ये ध्यान देखता कि जो आरबीआई मॉनिटर द बैंक एक्चुअली मेंटेन कैश बैलेंस, क्या सारे बैंक कैश बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, ऐसा नहीं कि क्रैश हो जाए। द बैंक मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट बाय द रिसीव, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये भी देखा जाता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन को ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसान को नहीं दे रहे हैं लोन, ये सारे चीज़ों देखते हैं। पीरियडिकली बैंक हैव सबमिट इन्फॉर्मेशन आरबीआई ऑन विच अदर देयर लेंडिंग टू होम इंटरेस्ट रेट etc। यहाँ पे ये आरबीआई देखता है कि वो अच्छे से मॉनिटर कर रहा कि नहीं लोन, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग को ही दे रहा, सिर्फ बिजनेसमैन को ही, अच्छे अच्छे पीपल, रिच पीपल को ही दे रहे हैं, पुअर को दे रहे हैं या ना, फार्मर को दे नहीं रहे, कितने इंटरेस्ट पर दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बैंक क्रैश हो जाए, सारे पैसा लोन में ही दे रहे हैं। ये सारे चीज़ आपको ध्यान देते हैं। अब सेक्शन नंबर ई बचा, तो अब हम सेक्शन नंबर ई को पढ़ेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। तो केस बेस्ड क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग। इसमें से क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, उसको हमको बनाना है। तो सबसे पहले केस बेस्ड स्टडी को हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बिल थ्रोन इज वन ऑफ दोज हु वेंट इन सर्च फॉर सीजनल वर्क लोडिंग ब्रिक एंड डूइंग ऑड जॉब। ही डिस्क्राइब जॉब सीकर एंड बल्क लंदन इन सर्च ऑफ वर्क। कहता कोई आदमी है वो क्या करता, सीजनल वर्क करता, जैसे ब्रिक उरिक उठाता है, कहीं पे घर बन रहा तो कंस्ट्रक्शन में ब्रिक उरिक को काम करता है। तो उसी को मतलब वो काम कहीं खोजने के लिए क्या चले गए, लंदन चले गए। आई हैड ऑलवेज वांटेड टू लंदन एंड माई डिजायर, उनका क्या था, डिजायर था कि हम लंदन जाएंगे और काम खोजेंगे। ही सुनटी बाई लेटर फ्रॉम ओल्ड वर्कमेट हु was no working at Old Kent Road was work. I finally decided to go in November 1881 with two friends. I started out to Balk. The journey filled with the hope that would be able to obtain employment when we get there with candidate for my। यहाँ पे यही कहा गया है कि कोई एक आदमी है वो क्या करता है, वर्क को खोजने के लिए, जैसे वो सीजनल वर्क खोजने के लिए वो क्या लंदन गया, और लंदन में उनका एक कोई दोस्त रहता था, उनका डिजायर था कि वहाँ पर जाएं, लेकिन वो कुछ ही पैसा को लेके गए थे। ये हम पूरा समरी बता रहे हैं इस जो केस बेस है। यहाँ पर क्या था कि वो पूरा पैसा ले गए, लेकिन वहाँ पे बहुत काम नहीं मिलने पर, ऐसा नहीं कि आप गए और काम मिल गया, तो वहाँ पे इनको पैसा ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। तो पैसा जब ख़त्म हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनको खाने के लिए भी पैसा नहीं था। तो ये अलग अलग जगह खुश हुए, जैसे कहीं पे होता है ना कि जहाँ पे आपका खटाल होता है वहाँ पे ये सोएं। तो वहाँ पे सोते सोते क्या हुए कि ये फिर कुछ दिन काम इनको मिला। कहता नेक्स्ट संडे, माने जो अगले संडे आए, लेट इन द आफ्टरनून वी गोट टू ओल्ड केंट गैस वर्क एंड अप्लाइड फॉर वर्क। ही सरप्राइज मैन इज बीन लुकिंग इन द वर्किंग एट द होप टू फॉर्मल आईबा जॉब। उनको क्या हुआ, लास्ट में एक जॉब मिल गया। तो अब उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपको है, एनालाइज द मेजर फैक्टर विच लीड लंदन बिकम एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर जॉब सेकर। का है जॉब सेकर के लिए लंदन एक अट्रैक्टिव प्लेस बन गया। तो ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे इंडस्ट्री हैं। एबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन फैक्ट्री ऑफ लंदन, और लंदन के जो फैक्ट्री वहाँ पे क्या है, आपके जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। एनालाइज द रीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बिल थ्रोन बाय ओल्ड केंट गैस। कहता गैस बाज द सीजनल इंडस्ट्री, जो गैस है, गैस वर्क है, वहाँ पे सीजनल इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वर्कर का भी ज़रूरत था, इसीलिए उनको क्या दिए, वर्क दे दिए। एक एग्जामिन द प्रेफरेंस ऑफ हैंड लेबर ओवर मशीन बाय इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ विक्टोरियन ब्रिटेन। तो यहाँ पर से जो ब्रिटेन है, तो यहाँ पर से ये आंसर भी आपको बता दिया। अब एक और जो बचा है 35 नंबर, ये भी केस बेस है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं पूरा अच्छी तरीके से और आपको समझाते हैं। नर्मदा आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO द मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल फार्मर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविटी अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम being and built across the Narmada river in Gujarat. It originally
Focus on the environmental issue related to tree bark be submerged under the dam water. Recently, it has been refocused the aim to enable poor citizen establish the other outcome of the, जैसे कि नर्मदा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ जो क्या किया कि यहाँ पे सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए वहाँ पे जगह में जो लोग हैं उनको हटाया गया। यही सारी कहानी है और हम आगे पढ़ के बताते हैं कि यहाँ पे है क्या इन्वायरमेंटल इशू आए कि जो ट्री हैं, ट्री को काट दिए गए हैं, तो वो सारी चीज़ों पीपल फेल दैट द sufficient would not be in vain, accepted the resume for displacement behaving in the promise of irrigate field and pleasuring harvest of obtain the surveyor of Highland Rhineland 30 of beaker year being threat on their livelihood having the more precious to even to know the, यहाँ पे क्या सरदार सरोवर डैम बनाया गया, उसके लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा गया, बहुत सारे लोगों को उस जहाँ पे बना गुजरात में उनको क्या किए गए, साइड करवाए गए, मैंने वहाँ से हटाए गए और उनको क्या गए, एक पैसा दिए गए। लेकिन डैम बनाया किस लिए जाता है, क्योंकि वहाँ पर से जो जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा वहाँ पर से पानी पहुँचाना उनका मकसद होता है। वहाँ पे फिशिंग का या उनको पावर सिक्योर करना, इरिगेट करना, लोगों को पानी पहुंचाना, ये मकसद होता है। तो विथ भाट ऑब्जेक्टिव सरदार सरोवर डैम वाज बुल्ट, किस ऑब्जेक्टिव से सरदार सरोवर डैम बनाया गया था, टू सिक्योर वाटर, वाटर को सिक्योर करने के लिए, इरिगेशन मतलब वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी को, ड्रिंकिंग वाटर फॉर ड्राउट प्रोन रीजन जहाँ पे पानी नहीं जाते वहाँ पे पानी देने के लिए, और अदर फैक्टर हो सकते हैं। एनालाइज द रीजन फॉर प्रोटेस्ट बाय द ट्राइबल पीपल, और किस प्रकार से ट्राइबल पीपल क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। हुक डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, वहाँ पर से बहुत सारे लोगों को हटाया गया, क्योंकि डैम बनेगा तो वो जगह पर ही बनेगा और जगह में लोग रहते तो उनको थोड़ा सा पैसा दे के वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। डिमांड ऑफ रिहेबिटेशन, हार्म एंड हार्वेस्ट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड और अदर फैक्टर हो सकते हैं। अब जो हाईलाइट द इशू ऑफ विच सेव नर्मदा मूवमेंट वर्क ऑन अगेंस्ट द हुक डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, किसके लिए ये मूवमेंट हुआ, तो बहुत सारे लोगों को जो हटाया गया था। इन्वायरमेंटल इशू हुए क्योंकि पेड़ को काटे गए। डिमांड ऑफ रिहेबिटेशन फॉर ट्राइबल, जो ट्राइबल है उनको फिर से रहने का जगह दिया जाए। टू प्रोवाइड ट्राइबल टू सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उनको क्या किया जाए, रहने के लिए जगह दिया जाए। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और फिर ये भी एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और आपको क्या देना है, आंसर देना है। तो ये आपको है जो पावर शेयरिंग से, तो पावर शेयरिंग चैप्टर आप पढ़े, तो यहाँ पर से हम सीधा आपको क्वेश्चन करवा देते हैं। पावर शेयरिंग एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी, गिव वन एग्जांपल टू प्रूव द स्टेटमेंट। इट हेल्प द रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द, पावर शेयरिंग किसके लिए ज़रूरी है, पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए। हाउ इज अलायंस बिल्डिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग किस प्रकार से जरूरी है, तो यहाँ पे यही है। कहता हाउ डिड द अलायंस बिल्डिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, द व्हेन टू और मोर पार्टी अलायंस कंटेक्ट इलेक्शन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। मैंने दो से अलग अलग पार्टी जब मिलते हैं तो उसी को अलायंस बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पावर शेयरिंग, मैंने बांट के गवर्नमेंट चला रहे हैं। अलायंस कुड बी डिफरेंट रीजनल एंड नेशनल पार्टी हैव बीन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, अलग अलग पार्टी हो सकते हैं, पॉलिटिकल आइडिया अपने शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, हाउ इज अलायंस बिल्डिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग, वही क्वेश्चन है, रिपीट क्या हुआ यहाँ पे। हाउ पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप मूवमेंट हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लुएंसिंग हु आर इन पावर, कहता कौन पावर में इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे प्रेशर ग्रुप होते हैं, रेलवे के जैसे मूवमेंट के जैसे आंदोलन होता है उसके लिए मूवमेंट हेल्प कंट्रोलिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग। फ्रीडम ऑफ क्रोनिक इंटायर कंपटीशन अमॉन्ग द डिफरेंट पार्टी, सच कंपटीशन इंश्योर दैट, यही सारी चीज़ें लिखा हुआ। अब हम सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और समाप्त हो जाएगा। तो टू प्लेस ए एंड बी हैव बीन मार्क ऑन द गिवन आउटलाइन मैप, आइडेंटिफाई। कहता इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस, 1920 में कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में, यहाँ पे कलकत्ता है, यहाँ पे कलकत्ता होगा। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोकन साल्ट, तो वहाँ डांडी मार्च, डांडी मार्च, डांडी मार्च, तो ये डांडी मार्च बी नंबर में आंसर होगा। और यहाँ पे बताया गया कि हीराकुंड डैम कहाँ है, हीराकुंड डैम का वो तो आउटलाइन ऑफ द
लेवल ओनली 3 ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल। हीराकुंड डैम ये सारे को दर्शाना था। नोएडा यहाँ पे, जैसे कोची पोर्ट, कोची पोर्ट कहाँ पे ये आपको बताना था, कोची पोर्ट यहाँ पे। ये सारे बताए गए क्वेश्चन है, आप उसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके सारे चीज़ों, तो आप सारे चीज़ों यहाँ इसको PDF लेना तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और तब तक के लिए क्या करना है कि इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना है। तब तक के लिए थैंक यू।